मिलेंगे आपको मिली मोल्स। कि जो आयनिक सॉल्यूट्स होते हैं, जो मास ऑफ द सॉल्यूट। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे। इसमें से मैंने दो कंसंट्रेशन टर्म आपको करा दिया था, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब बाकी के जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सभी के सभी हम इसी क्लास में कवर करेंगे। तो अभी हम न्यूमेरिकल नहीं ले रहे, पहले हम सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं। तो करें फिर। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है आपका? मोलालिटी। तो थर्ड है आपका मोलालिटी। मोलालिटी। तो देखो, मोलालिटी होता क्या है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। आप समझ रहे हो? तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है? 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। देखो, मैंने आपको मोलालिटी नॉर्मेलिटी ये करा दिया है। मोलालिटी में क्या बताया था कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। ठीक है। नॉर्मेलिटी में क्या बताया था? 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मोलालिटी। और मोलालिटी क्या होता है? 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे देखो इधर, फॉर एग्जाम्पल 5 moles of द सल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट, 10 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पर देखो जरा, सल्यूट के 5 मोल्स आपके प्रेजेंट हैं 10 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर। अब आपको क्या बताना है? इसकी मोलालिटी बतानी है। तो मोलालिटी के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के कितने मोल्स होंगे। तो जितने उसके मोल्स आएंगे, मतलब 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स आएंगे वही क्या होती है? हमारी मोलालिटी होती है। ठीक है। तो 10 kg में सल्यूट के मोल्स कितने हैं? 5 मोल्स हैं। 5 मोल्स हैं। तो 1 kg में निकाल लो तो ये कितना आ जाएगा? 5/10। तो ये आ गया आपका 0.5 मोल्स है। ठीक है। और यही डेफिनेशन कहता है कि भाई 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। ठीक है ना? तो इसकी मोलालिटी क्या हो जाएगी? 0.5 मोलाल। देखो, मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसको पढ़ते क्या है? मोलाल। ठीक है। मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते क्या है? मोलाल पढ़ते हैं। मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम पढ़ते क्या है? नॉर्मल। इसी तरीके से जो मोलालिटी है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको पढ़ते क्या है? मोलाल। ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखो, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, सल्यूट के मोल्स ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी। समझ रहे हो? तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, यहां से मैंने निकाला है। यहाँ पे देखो 5 क्या है? आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट है और डिवाइड किससे कर रहे हो? मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। इससे डिवाइड कर रहे हो। तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कोई इसकी यूनिट पूछता है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। ठीक है ना? तो मोलालिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। अब देखो, मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये, और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या आपका? मास ऑफ द सॉल्वेंट है।
मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। कर लिया सबने? चलो अब देखो जरा इधर। अब देखो इधर, तो मोलालिटी इज इक्वल टू एन अपॉन में डब्ल्यू। अब जनरली क्या होता है कि आपको मास जो है वो किस में मिलेगा? ग्राम में मिलेगा। किस में मिलेगा? ग्राम में। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे। अब 1000 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 100 है, सॉरी इंटू 1000। ठीक है ना? 1000 ये ग्राम में आएगा ना, सॉल्वेंट का मास आपको ग्राम में मिलेगा। अब उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये मास ऑफ द जो सॉल्वेंट है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? इन ग्राम में प्रेजेंट है, इन ग्राम। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में होगा तो उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना। अब वो 1000 ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? तो कैसे भी कर सकते हो। अब फिर आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। इस तरीके से करोगे। अगर आपने मास ऑफ द सॉल्वेंट को केजी में नहीं लिखा है, ग्राम में ही छोड़ दिया है, तो फिर आपके क्या निकलेंगे? मिली मोल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? मिली मोल्स। अगर आप इसको ग्राम में ही छोड़ देते हो, ठीक है, अगर आप इसको ग्राम में ही छोड़ देते हो, मास ऑफ द सॉल्वेंट को आपने केजी में कन्वर्ट नहीं किया, ग्राम में छोड़ दिया है, तो ये क्या मिलेंगे आपको? मिली मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम, और ये मोल लिख लेना, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को इस पे? चलो नोट कर लो फटाफट जल्दी से, फिर आगे करते हैं। कर लिया सबने? अब देखो, अच्छा ये बताओ, जो आपकी मोलालिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? जैसे आपकी मोलालिटी है, नॉर्मेलिटी, वो दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन याद रखना मोलालिटी कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको स्टार ला के लिख लेना। द मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन, द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, ऑफ द सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें क्या है? मास में इन्वॉल्व है। ठीक है, और मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो सिंस, सिंस इट इन्वॉल्व्स ओनली मास। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? मास है आपका, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होता है? मास ही होता है। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है? मास इन्वॉल्व है। सिर्फ क्या होता है आपका? मास इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोलालिटी एंड मोलालिटी इन दोनों में बेटर कौन सा होता है, ऑब्वियस है कि मोलालिटी बेटर है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जब भी लैब में कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को मोलारिटी में ही एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन होता है और उसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन मोलालिटी में क्या होता है कि सॉल्वेंट का मास लिया जाता है, अब उसको मेजर करना बड़ा दिक्कत है। ठीक है, उसको अलग से मेजर करो। ठीक है, वो लेके आओ फिर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम मोलारिटी में ही एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है ना? तो रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं, पर ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, जब जब भी हम सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को मोलारिटी में निकालते हैं तो रूम टेम्परेचर पे तो निकालते हैं। तो ये ध्यान रखा जाता है कि भाई आपका टेम्परेचर जो है वो, ठीक है ना, आसपास ही रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर वहाँ पे चेंज हुआ तो फिर उसकी मोलारिटी चेंज हो जाएगी, तो उसमें ये दिक्कत होती है। ठीक है ना? चलो इतना नोट कर लो फटाफट। तो ये थी आपकी मोलालिटी। अब इसमें देख लेंगे कि मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होगा एंड डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन वो मैंने आपको मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी में बताया था, सेम यहाँ पर भी रहेगा।
ठीक है, जब भी आप दो या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी कि फाइनल सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, यहाँ पे मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी निकालने के लिए क्या चेक करना होता है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के टोटल मोल्स कितने हैं एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, तो आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन की मोलालिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये तो मिक्सिंग का फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। और डाइल्यूशन में मैंने आपको बताया था, अगर आप सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करते हो तो फिर क्या होता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मोलारिटी भी घटती है, नॉर्मेलिटी भी घटती है एंड मोलालिटी भी घट जाती है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड कर रहे हो तो एक्चुअली में उसका मास भी तो ऐड कर रहे हो। ठीक है, और मोलालिटी जो है वो सॉल्वेंट के मास पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। तो अगर सॉल्वेंट का मास बढ़ेगा तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसलिए कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन है। समझ रहे हो, कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन। ये याद रखना आपको, समझ गए? ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था डाइल्यूशन के केस में कि सल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं आता। कंसंट्रेशन टर्म तो चेंज हो जाती है, मोलारिटी नॉर्मेलिटी मोलालिटी ये सब चेंज होते हैं, लेकिन सल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं आता। सल्यूट का जितने मोल्स पहले थे आफ्टर द डाइल्यूशन सल्यूट के उतने ही मोल्स होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि सल्यूट का मास पहले जितना था आफ्टर द डाइल्यूशन सल्यूट का मास उतना ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो वहां से फिर हम क्या करेंगे, इसका डाइल्यूशन का एक फॉर्मूला बना लेंगे। इतना नोट कर लिया सबने? चलो अब इसका मिक्सिंग और डाइल्यूशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। मिक्सिंग का फॉर्मूला देखते हैं जरा। मिक्सिंग मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टोटल मोल्स ऑफ द सल्यूट। मोल्स कैसे निकालोगे, मोलालिटी के टर्म से, मोलालिटी इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप केजी में रख लो या ग्राम में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मोलालिटी स्मॉल एम इंटू W1 प्लस M1 इंटू W2 अपॉन में W1 प्लस में W2। क्योंकि अगर आप यहाँ पे W1 W2 को ग्राम में रखोगे तो नीचे भी ग्राम में आएगा, अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो नीचे भी तो 1000 से डिवाइड होगा, तो बात तो वही हो जाएगी। फिर तो 1000 से 1000 कैंसिल होगा तो बात सेम आ जाएगी। तो इसलिए आप ठीक है ना, यहाँ पर किसी में भी रख दो, केजी में रखना केजी में रख लो, ग्राम में रखना ग्राम में रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया। डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था डाइल्यूशन करने पे क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन टर्म चेंज हो जाती है। डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन टर्म चेंज होगा, मोलारिटी नॉर्मेलिटी मोलालिटी ये सब चेंज होंगे, लेकिन आपका सल्यूट के मोल्स चेंज नहीं होते। सल्यूट के मोल्स पहले जितने प्रेजेंट थे आफ्टर द डाइल्यूशन है सल्यूट के उतने ही मोल्स होते हैं, या कह सकते हो कि सल्यूट का पहले जितना मास था आफ्टर डाइल्यूशन सल्यूट का मास उतना ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल पहले कितने मोल्स थे, M1 इंटू W1 इज इक्वल टू M2 इंटू W2। अब इसमें भी आप देख लेना, अगर आप इस W1 को ग्राम में रख रहे हो तो W2 को भी आपको ग्राम में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, सेम सेम रखना है, केजी में रखोगे तो केजी में रख लेना, ग्राम में रखना ग्राम में रख लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलो नोट कर लो फटाफट। तो ये था आपका थर्ड कंसंट्रेशन टर्म मोलालिटी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट फोर्थ है मेरा फॉर्मेलिटी। और ये जो फॉर्मेलिटी है ये एक तरीके से फॉर्मेलिटी ही है। ठीक है ना, इसका कहीं पे यूज नहीं है। फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या, फॉर्मल पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्या, फॉर्मल। देख लो ये होता है क्या है, द फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द is defined as the number of gram formula units, number of gram formula units, number of gram formula units of the solute, of the solute present in 1 liter, present in 1 liter volume of the solution।
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आप समझ रहे हो? अब देखो फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर अब आपको सल्यूट के मोल चेक नहीं करने हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक अलग नाम है, होता वही है, बस इसको एक अलग नाम से बोल रहे हैं हम, क्या? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ द सल्यूट। और ये भी जो सल्यूट होता है, कौन सा होता है? आयनिक सल्यूट होता है। कौन सा? आयनिक सल्यूट। कुछ नॉर्मल सल्यूट नहीं, आयनिक सल्यूट। द फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ द आयनिक सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर आयनिक सल्यूट के जितने भी ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, वही क्या होती है? आपकी फॉर्मेलिटी होती है। तो एक तरीके से आप इसे मोल की तरह ही मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आयनिक सल्यूट है तो इसके लिए हम एक अलग नाम यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स हैं। तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर इसके जितने ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, वही क्या होती है? आपकी फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, तो सेम वैसे ही मोलैरिटी की तरह है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, तभी तो ये फॉर्मेलिटी है। ठीक है ना, फॉर्मेलिटी ही की तरह इसे आप मान सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ द आयनिक सल्यूट, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें रखना है आपको लीटर्स में। तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के, और कौन सा सल्यूट? आयनिक सल्यूट। तो आयनिक सल्यूट के जितने भी ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है ना? अब ये नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स कैसे निकालोगे? जैसे आप मोल्स निकालते हो, तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स है, ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ द आयनिक सल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ द आयनिक सल्यूट, मास ऑफ द आयनिक सल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास। लेकिन यहाँ पे उसे हम मोलर मास नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्राम फॉर्मूला मास है। क्या बोलते हैं? ग्राम फॉर्मूला मास है, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सल्यूट। ठीक है ना, उसका ग्राम फॉर्मूला मास रखा जाता है और सेम ही होता है। ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास एक ही होता है। बात समझ रहे हो? तो कोई फर्क नहीं है इसमें, सेम ही चीज होती है। अब देखो इस फॉर्मेलिटी का यूज होता कहाँ पर है, इस फॉर्मेलिटी का यूज हम करते कहाँ पर है, वो देखो जरा। फॉर्मेलिटी का यूज देखो कहाँ पर होता है। तो इट इज यूज टू एक्सप्रेस, स्टार लाके लिख लेना। इट इज यूज टू एक्सप्रेस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स है। आयनिक सॉलिड्स की जब भी कंसंट्रेशन को आपको एक्सप्रेस करना हो, आयनिक सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को जब भी आपको एक्सप्रेस करना हो, तो हम उसे फॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करते हैं। बात समझ? और फिर से सुन लो, जब भी आपको आयनिक सॉलिड्स की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो, तो उसे हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? फॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयनिक सॉल्यूट्स होते हैं, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आयंस होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये अलग नाम यूज हो रहा है। ठीक है ना, होता सेम वही है, बस ये ठीक है ना किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते, आयंस होते हैं। तो विच डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये इसमें आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं? बट एग्जिस्ट एज नेटवर्क ऑफ आयंस, नेटवर्क ऑफ आयंस।
बात समझ रहे हो? नेटवर्क ऑफ आयंस होते हैं इसमें। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं, कटाइंस एंड अनाइंस, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इस वजह से इस तरह के सल्यूट की कंसंट्रेशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? फॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। अगला बताओ जरा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। और किस तरीके से डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। तो लिख लो, द फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन इज इट टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज इट टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। बात समझ रहे हो? तो ये जो फॉर्मेलिटी है ये क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और किस तरीके से डिपेंड करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, जैसे कि मैंने आपको मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी में बताया था। इतनी बात समझ में आ गई है? चलो, तो ये चौथा कंसंट्रेशन टर्म है आपका फॉर्मेलिटी, जो कि फॉर्मेलिटी ही है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, आप मोलर मास की जगह ग्राम फॉर्मूला मास यूज कर रहे हो, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास की जगह ग्राम फॉर्मूला मास है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वाला ले सकते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड है। अब ये सोडियम क्लोराइड कौन कौन से पार्टिकल से बना हुआ है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक कटाइन और अनाइन। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? आयंस है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। इस वजह से यहाँ पर अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करोगे तो ये फॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करी जाती है। किसमें? फॉर्मेलिटी में। होता सिर्फ सब कुछ वही है, मोलारिटी की तरह ही होता है, बस अलग नाम बोल रहे हैं, फॉर्मेलिटी। ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ रहा है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स आ रहा है। ग्राम फॉर्मूला मास की जगह क्या आ रहा है? यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर मास की जगह क्या आ रहा है? ग्राम फॉर्मूला मास आ रहा है। ठीक है, यही फर्क है, और कोई फर्क तो है नहीं। ठीक है, नोट कर लो। जैसे कि अगर आप इसका मास अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा? 58.5 यू आएगा। मतलब अगर इसके एक एक पार्ट एक का देखते हो मास है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 58.5 यू, मतलब फॉर्मूला मास है। अगर आप इसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तो ग्राम फॉर्मूला मास, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था, मोलिकुलर मास ग्राम मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास है। ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल का मास है मोलिकुलर मास, और उसी नंबर को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? ग्राम मोलिकुलर मास मतलब मोलर मास हो जाएगा, जो कि एक मोल का मास होता है। समझ गए? नोट करो। कर लिया सबने? चलो, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ। फिफ्थ देखो जरा। फिफ्थ है आपका मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। तो अब आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेता हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब आपको मालूम ही है कि टोटल इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो कंपोनेंट्स हैं, एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है। अब इसमें से सल्यूट एंड सॉल्वेंट देख लेना, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं होगा, पता लग जाएगा। तो टोटल दो कंपोनेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो, जनरली हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे? सल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। भाई आप क्या कर रहे हो? सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बता रहे हो ना, तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, एक गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, या गिवन मास ऑफ द सॉल्यूशन में सल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, सल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको सारे कंपोनेंट्स के क्या पता होने चाहिए? मोल्स पता होने चाहिए, तभी आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है ना, इसको सल्यूट मान रहा हूँ और इसे मैं क्या मान रहा हूँ? सॉल्वेंट मान रहा हूँ। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने ले लिए N1 और इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लिए N2। तो दो ही कंपोनेंट्स थे, दोनों के कंपोनेंट्स के मैंने नंबर ऑफ मोल्स अपनी तरफ से मान लिया है। अब आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब सॉल्यूशन के मोल्स हैं। तो ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। और याद रखना, इसे पढ़ते क्या? चाई। क्या पढ़ते हैं? चाई। ठीक है ना? एक्स लिखो और थोड़ा उसे लंबा कर देना। तो ये आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है। एंड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? वैसे तो हमें सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो अगर मैं
टोटल मोल्स सॉल्यूशन के ले लेता हूँ 100, तो उस 100 टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो जनरली सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जनरली सॉल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, N2 अपॉन में N1 प्लस में N2 एंड सॉरी इज इक्वल टू। अब देखो जब आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। जब आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया है तो दूसरे का आप 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करो 1 में से माइनस कर दो, तो आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे ये बताओ कि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है? ये बिल्कुल भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। पास में आ रही है? ठीक है, नोट कर लो फटाफट मोल फ्रैक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब देखते हैं मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मेरा मास फ्रैक्शन, सिक्स्थ मास फ्रैक्शन। तो फिर से मैं वही बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन। तो टोटल दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ए एंड बी। तो मैं ए को ही सॉल्यूट ले रहा हूं और बी को मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं। समझ रहे हो, यहां पर भी मैंने वही लिया था ना, ए को सॉल्यूट और बी को सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ए को सॉल्यूट ले लिया और बी को सॉल्वेंट ले लिया। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन निकालना मास की टर्म्स में। पहले आपने फ्रैक्शन निकाला था मोल्स की टर्म्स में, तो इसलिए आपको दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स पता होने चाहिए, लेकिन अब मुझे निकाल रहा है दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है ना, जनरली हम सॉल्यूट का ही निकालेंगे ना, कि 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, मतलब मास फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा वो। ठीक है, तो आपको दोनों कंपोनेंट्स के क्या पता होने चाहिए, मास पता होना चाहिए, तभी आप इसका मास फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो इसका ले लेते हैं m1 और इसका क्या है m2। ठीक है, अब निकाल लो मास फ्रैक्शन। अब इसको हम उससे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे चाई से, ठीक है, सिंपल मास फ्रैक्शन लिखो। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा, सल्यूट के मास को ऊपर लिखो और टोटल मास से डिवाइड कर दो, मतलब सॉल्यूशन का जो मास है उससे डिवाइड कर दो। अगर मैं फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज है। तो आप चाहो तो मास परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट वो क्या हो जाएगा, m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू 100। और जनरली हम क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज ही निकालते हैं, मास फ्रैक्शन ही निकालते। जनरली हम क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज है। मोल में मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे मास परसेंटेज निकाला जाता है। तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, सल्यूट के मास को ऊपर लिखो, टोटल मास से डिवाइड कर दो और इनटू 100 कर दो। मतलब 100 ग्राम में आपको चेक करना पड़ता है कि 100 ग्राम ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूशन में, 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, वही क्या होगा, उसका मास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है ना, जो मैंने आपको वेट बाय वेट बताया था, परसेंटेज बाय वेट में। ठीक है, अब देखो दूसरे का देख लेते हैं, सॉल्वेंट का। मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मास फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मास को ऊपर लिखोगे और टोटल मास से डिवाइड कर दोगे, m1 प्लस में m2। एंड अगर इसका आपको परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट क्या करोगे, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको देखो सल्यूट का मास परसेंटेज पता है, जैसे 40% है, तो बाकी का कौन होगा, 60% सॉल्वेंट ही होगा। तो आप यहाँ पे 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है ना, मास परसेंटेज ऑफ द सल्यूट। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये था आपका मास फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज है। अब ये बताओ कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ रहे हो, मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो अब करेंगे पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। तो अब मेरा सेवंथ है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीपीएम। ठीक है ना, ये पार्ट्स पर मिलियन होता है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इज द, इज द पार्ट ऑफ द, इज द पार्ट ऑफ द सल्यूट, द पार्ट ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 पार्ट्स, 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब यहां पर देखो जरा, सॉल्यूशन के 10 की पावर 6 है, 1 मिलियन मतलब क्या होता है 10 लाख, और 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 6 जीरो होती हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के 1 मिलियन में, सॉल्यूशन के 1 मिलियन में, ठीक है, मतलब 10 लाख में सल्यूट का जितना भी पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, सल्यूट का जितना भी पार्ट प्रेजेंट होता है वही क्या होगा, आपका पार्ट्स पर मिलियन होगा। तो जब भी हम पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं तो हमेशा 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन में चेक करते हैं कि सल्यूट कितना प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मास की बात करूं, तो 10 की पावर 6 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, वो क्या होगा, उसका पार्ट्स पर मिलियन होगा। समझ रहे हो, पार्ट्स पर मिलियन है। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, इसके दो फॉर्मूले हो जाएंगे। एक आपका क्या होता है, जैसे अगर मैं सल्यूट की बात करूं, मास फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, मास फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट आपको चेक करना है किसमें, 1 मिलियन 10 लाख में। ठीक है, और इसको आप कैसे लिखोगे, N1 अपॉन में N1 प्लस में, सॉरी मास है ना, M1 अपॉन में M1 प्लस में M2 इंटू 10 की पावर 6 है। समझ गए, तो ये क्या हो गया, मास फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, लेकिन किस में, 1 मिलियन में। देखिए दूसरा फॉर्मूला है आपका इसका, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, और ये भी आप किस में चेक करोगे, 1 मिलियन में चेक करोगे, किसमें, 1 मिलियन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। लेकिन किस में चेक करोगे, 1 मिलियन में चेक करना है आपको। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो इसके दो फॉर्मूले याद रखो कि भाई 1 मिलियन मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, यानी कि मास फ्रैक्शन क्या है, ये मास फ्रैक्शन ही तो है, लेकिन 1 मिलियन में चेक कर रहे हो, 1 मिलियन 10 लाख मास ऑफ द सॉल्यूशन में चेक कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसे ही आप मोल्स भी देख रहे हो, मोल्स, ये भाई 10 की पावर 6 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है, इतने मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में 10 की पावर 6 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन 1 मिलियन में। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो पार्ट्स पर मिलियन जो पीपीएम है, ये बहुत ही छोटी कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए आप जनरली जब भी लैब में कोई सॉल्यूशन बनाते हो, जब भी आप लैब में कोई सॉल्यूशन बनाते हो, तो फिर उसकी कंसंट्रेशन को हम पीपीएम में नहीं निकालते हैं। ठीक है ना, पीपीएम में नहीं एक्सप्रेस करा जाता है, क्योंकि पीपीएम जो है पार्ट्स पर मिलियन, ये बहुत ही छोटी कंसंट्रेशन टर्म है। इसका यूज वहां पर करा जाता है जहां पे सल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको जो जनरली लैब में जब भी कोई सोल्यूशन बनाया जाएगा उसको पीपीएम में नहीं निकाला जाता, उसको मोलारिटी, नॉर्मालिटी या मोलालिटी में निकाल सकते हो, लेकिन पीपीएम में नहीं मिलेगा। पीपीएम में कब निकाला जाता है, जो सल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। ठीक है, यानी कि आप सल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो, या सल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है, तो आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन का जो मास है वो सारा का सारा किसका मास है, वो सॉल्वेंट का मास है। किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है। ठीक है ना, सल्यूट उसमें नेग्लिजिबल है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए पूरे सॉल्यूशन का मास जो होगा वो सॉल्वेंट के मास के बराबर होगा। समझ गए। ठीक है, अब इसका यूज कहां पर करते हैं,
जैसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर, जब भी आप वाटर की हार्डनेस निकालोगे तो उसे हम पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 के टर्म्स में निकालते हैं। या फिर अगर मान लो कि एयर में कहीं कंटामिनेशन हो जाए या वाटर में कहीं कंटामिनेशन हो जाए, तो कहने की बात है जहां पे सल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, वहां पे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं, पीपीएम में उसको एक्सप्रेस करा जाता है। ठीक है ना? तो इसको स्टार ला के लिख लो जरा, इसको स्टार ला के लिख लो। तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, it is used to express the concentration of the solute present in very diluted solution, very diluted solution। ठीक है? तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का जो मास होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन वो लग वो क्या होगा, सॉल्यूशन का सारा जो मास होगा वो सॉल्वेंट का ही मास होगा, क्योंकि सॉल्यूट नेग्लिजिबल है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसका। तो आप कह सकते हो सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मास है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है। बात समझ आ गई है? तो ये था आपका पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। तो आप जनरली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस नहीं करोगे। ठीक है? कहाँ पे करते हैं, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर है, कंटामिनेशन में, ठीक है, चाहे एयर में चाहे वाटर में हो, वहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करा जाता है। जैसे अगर मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है कि 10 ppm बाय मास है, 10 ppm बाय मास ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई सल्यूट का 10 ग्राम प्रेजेंट है, 10 की पावर 6 ग्राम, यानी कि 1 मिलियन मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? अब अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्वेंट का मास क्या होगा, तो आप 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 की पावर 6 ग्राम, इसमें से 10 ग्राम माइनस करके ये मत कर देना। जैसे मास ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ द सॉल्यूट, तो ऐसे मत करना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो इसलिए सॉल्यूशन का जो मास है वही एक्चुअल में क्या है, सॉल्वेंट का ही मास है। ठीक है? तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे आप चेक ही इतने मास ऑफ द सॉल्यूशन में कर रहे हो कि सॉल्यूट नेग्लिजिबल है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मास है। इतनी बात समझ आ गई है? तो ये परसेंटेज बाय वेट की तरह ही है, परसेंटेज बाय वेट की तरह ही है। जैसे आप परसेंटेज वेट में 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में देखते थे कि सल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, परसेंटेज बाय वेट। लेकिन यहाँ पे क्या चेक करते हो कि 10 की पावर 6 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में सल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, सल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, यही क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है? ऐसे ही आपका क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, पीपी भी होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन भी होता है, वो तो और छोटी छोटी हो जाएंगे। वहां पे बिलियन में 10 की पावर 9 आ जाएगा, ट्रिलियन में 12 आ जाएगा। ठीक है? नोट करो फटाफट। अच्छा ये बताओ, जो पार्ट पर मिलियन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि दोनों फॉर्मूले देख सकते हो, दोनों में मास इन्वॉल्व है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो, तो पार्ट्स पर मिलियन हो गया। अब लास्ट कंसंट्रेशन टर्म करेंगे, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ लास्ट करते हैं, स्ट्रेंथ 8 नंबर। देखो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन of a solution is defined as the amount of the solute in grams, amount of the solute in grams present in 1 liter 1 liter volume of the solution, 1 liter volume of the solution, 1 liter
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होता है, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का जितना अमाउंट मतलब उसका मास जितना प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ होता है। वही क्या है, स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इसमें इन लीटर्स में। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर होती है। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो इधर जरा, जनरली क्या होगा ना कि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखा होगा, क्या दे रखा हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ है, परसेंटेज स्ट्रेंथ है। परसेंटेज स्ट्रेंथ है। सपोज करो आपका ये एक्स परसेंटेज दे रखा है, ठीक है ना, W/V। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब है कि एक्स ग्राम ऑफ द सल्यूट, एक्स ग्राम ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो। तो अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी है, अगर आपको क्या निकालना है, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना अमाउंट मतलब सल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है ना, 100 ml में कह रहा हूँ, 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, वही क्या आपको होगा, आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये स्ट्रेंथ आपका, ये क्या आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो मान लो कि इस तरीके से कि आपका जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन, ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाओ जरा। ठीक है, इन लीटर्स है, ठीक है, सही है ये। अब यहाँ पर देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे किस में रखा जाता है, लीटर में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, लीटर में रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो 1 लीटर के लिए हो गया कि 1 लीटर के अंदर सल्यूट का इतना मास हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि एमएल में हो, अगर एमएल में हो, तो एमएल में, ठीक है ना, अगर एमएल में होगा तो फिर लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 1000 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इस तरीके से। ठीक है, जैसे सपोज करो, मान लो कि आपका 1000 ml, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में रखा जाता है ना कि 1000 ml मैं देख रहा हूँ, 1 लीटर ले रहा हूँ तो यानी कि 1000 ml। तो 1000 ml यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है आपका, वो स्ट्रेंथ होता है। तो मान लो कि आपका क्या है, 1000 ml के अंदर आपका सल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, W ग्राम प्रेजेंट है। कितना है, W ग्राम। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ होगी, यही क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ मतलब जी, ये मतलब स्ट्रेंथ हम एस ले रहे हैं, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। अब ये 1000 ml के अंदर है, ये स्ट्रेंथ क्या है, 1000 ml के अंदर है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, एस अपॉन में 1000। ठीक है, आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ है निकालने के लिए कितने एमएल में चेक करना पड़ता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए कितने एमएल में चेक करते हो, 100 ml में चेक करते हो। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन में 1000 × 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, S/10 है। ठीक है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो होता है वो स्ट्रेंथ अपॉन में 10 होता है। ठीक है, या फिर परसेंटेज स्ट्रेंथ जो मैंने अभी बताया आपको, परसेंटेज स्ट्रेंथ है, परसेंटेज स्ट्रेंथ
अगर आपको निकालना है, जैसे मान लो कि वी एम एल में उसका वेट कितना है, डब्ल्यू है, ठीक है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में वी, ये हो जाएगा। तो 100 ml में बताओ कि उसका वेट कितना प्रेजेंट होगा, तो डब्ल्यू अपॉन में वी इंटू 100। समझ गए, यही क्या होता है आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है, यही क्या होता है आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ है। तो जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ये रिलेशन हो गया, परसेंटेज स्ट्रेंथ ये। बस याद रखना कि 100 ml के अंदर, 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के अंदर सल्यूट का अमाउंट देखा जाता है कि कितना प्रेजेंट है। तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के अंदर सल्यूट का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट होता है वही क्या होता है आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। जैसे आप परसेंटेज वाई वॉल्यूम करते थे ना, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ही है। लेकिन स्ट्रेंथ पे क्या होता है कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है वो सिर्फ स्ट्रेंथ होती है, वो सिर्फ स्ट्रेंथ है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो इतना नोट कर लो। फिर रिलेशन देखते हैं कि स्ट्रेंथ का मोलारिटी के साथ क्या रिलेशन है और फिर आपका नॉर्मेलिटी के साथ क्या रिलेशन है। आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट देखो जरा, देखो इधर, मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एंड नॉर्मेलिटी, एंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, यही होता है हमारा। तो देखो इधर, तो मोलैरिटी को मैं कैसे लिख रहा हूं, वेट ऑफ द सल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास, और उसको मैं कैपिटल M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सही है। ऐसी नॉर्मेलिटी को, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या लिखूंगा, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो इसे, ये W अपॉन में V, ये क्या आपका स्ट्रेंथ है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन में मोलर मास ऑफ द सल्यूट। तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। क्या आ गया आपका, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास आ गया आपका। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लीटर में है ना, यहाँ लिख देता हूं इन लीटर्स, लीटर्स, ठीक है, और यहाँ पे भी ये इन लीटर्स है। कोई दिक्कत? ऐसी सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये क्या बन गया, आपकी स्ट्रेंथ बन गया, ये क्या आपका स्ट्रेंथ है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले है आ गए आपके, स्ट्रेंथ का मोलारिटी के साथ और स्ट्रेंथ का नॉर्मेलिटी के साथ है। ठीक है ना, स्ट्रेंथ का मोलारिटी के साथ हो गया और ये स्ट्रेंथ का नॉर्मेलिटी के साथ हो गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को इसमें? अच्छा, अब एक और चीज बताओ, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम है। तो नीचे स्टार ला के लिख लेना, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ आ गई है? चलो, तो ये थे आपके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स, हमने सारे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, इतना नोट करो। एक छोटी सी चीज और बतानी है, फिर हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है ना, चलो अब जरा देखो इधर। तो आपने क्या किया है, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़े, ये मतलब आपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इन टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप इन सारे टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, अब देखो इधर, अगर आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है,
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस में लिखा हुआ है? मोल पर लीटर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोल पर लीटर में। किसमें लिखा है? मोल पर लीटर में। तो ये इसे क्या हम कहते हैं? मोलारिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी। ठीक है। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट पर लीटर में लिखा हुआ है, किसमें? इक्विवेलेंट पर लीटर में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोल पर केजी में लिखा हुआ है, मोल पर केजी में, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। मोलालिटी। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, इसमें लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर में लिखा हुआ है, ग्राम पर लीटर में, तो ये क्या है? मेरा स्ट्रेंथ है। ये क्या है? मेरा स्ट्रेंथ है। लेकिन आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर मास परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो कि मैं सॉल्यूशन के टोटल मोल्स जो है कितने ले लूं, टोटल मोल्स कितने ले लूं? 100, तो 100, देखो आप उसमें मत जाओ, ठीक है ना। जैसे अगर मैं मोल परसेंटेज की बात करूंगा तो 100 ले लूंगा, ठीक है ना। अगर टोटल वैसे लेना है तो 1 ले लो, क्योंकि टोटल मोल्स तो 1 ही आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना ले लूं, अगर मास की बात करूं, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर मैं कितना ले रहा हूं? 100 ग्राम, तो 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है? मास परसेंटेज ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये मास परसेंटेज, ये भी क्या है? कंसंट्रेशन है। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को आप इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर आप मोल्स में, मोल फ्रैक्शन में कर लो कि 100 टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, या एक मोल की बात कर लो। जैसे फ्रैक्शन में अगर करोगे तो एक मोल की बात कर लो कि एक मोल सॉल्यूशन में आपके सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन। तो इसमें भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। पास में आ रही है? ठीक है। तो हमने सारी कंसंट्रेशन खत्म कर ली है। आप इसे रिवाइज करो अच्छे से, सारे फॉर्मूले याद करके आओ, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।